अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर 14 क्लास 12 फिजिक्स। तो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ ओसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं वो कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो नेसेसरी कंडीशंस या फिर इसके जो फीचर्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, द रीस्टोरिंग फोर्स शैल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जहां पर बेटा x जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स शैल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इसका मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इनर्शिया ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पर हम जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ दैट स्प्रिंग। और लास्ट में और इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है? एक्सेलेरेशन ऑफ ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जहां पर आप कह सकते हैं जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब है जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेंट्रल सीकिंग होगा, सेंटर की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ खींचने वाला होगा। नेक्स्ट बेटा इसमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। आप कह सकते हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉट ऑल पीरियोडिक वाइब्रेशन आर एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी भी रिस्टोरिंग फोर्स है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, हो सकता है कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो। जैसा कि आप जानते हैं एनी रिस्टोरिंग फोर्स कैन कॉज ओसिलेटरी मोशन। जैसा कि हम देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम traces the periodic pattern of a beating heart, but the motion of recorded needle is not simple harmonic motion. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है बेटा restoring force in that case is not always proportional to the displacement from mean position. इसी वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसका मतलब है दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या फिर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जब तक ये फुलफिल नहीं होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी। इसमें बेटा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसा कि मैस अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो देखते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k, जो कि आप कह लें कि लेइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, जैसा कि आप बेटा इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, और वो कौन सी पोजीशन है? ओ, जिसे आप मीन पोजीशन कह सकते हैं। नाउ वी अप्लाई सेम फोर्स F ऑन अ बॉडी एंड वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम O टू A। तो आप जानते हैं यहाँ पर बेटा ये आपके पास O है मीन पोजीशन और हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया A की तरफ, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब है जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी और उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करेगा मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, द स्प्रिंग विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स at the same time which is equal in magnitude and opposite in direction to the applied force। तो हम कह देंगे जितनी हमने फोर्स अप्लाई की थी उसके बिल्कुल अपोजिट एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसको लेकर जाएगी मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन बेटा ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये उससे आगे जाएगा। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। और आप कह लें कि फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद ये क्या करेगा? वापस मीन पोजीशन की तरफ ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, और इस तरह से ये ओसिलेट करेगा। और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके लिए वही कंडीशन प्रूव करनी होगी, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। चलें देखते हैं, when the body is released by removing the applied force it will move towards O and cross the mean position at O due to inertia and reaches the point B। वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो B पॉइंट पर पहुंचेगी। नेक्स्ट, compresses the spring, it returns and start oscillating between A and B।
हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, और हम ये भी जानते हैं कि हुक्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या आएगी इक्वेशन, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें बेटा आप एक्सेलेरेशन को सेपरेट करेंगे और यहाँ पर एम आकर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर ये बन जाएगी इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, यानी कि आप कह सकते हैं फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रिंग, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट acceleration and displacement are always in opposite direction and acceleration is always directed towards mean position। तो ये बेटा आपने इक्वेशन याद रखनी है। अब इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है के ओवर एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको आप कांस्टेंट पुट कर दें। कांस्टेंट पुट करने के बाद बेटा आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ए को माइनस एक्स के। अगर आपने ये प्रूव कर दी इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। It shows that the acceleration of the body executing simple harmonic motion is always directly proportional to the displacement and is always directed towards the mean position। तो ये बेटा हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट बेटा इसमें हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ओमेगा चाहिए। ओमेगा की डेरिवेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो एक्सेलेरेशन है वो सेंटर की तरफ खींचता है, मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। तो जो सेंट्रल सीकिंग एक्सेलेरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, वो क्या है, ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, या फिर आप कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेटा जब r जो है वो x के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो r नहीं वो x है, तो इसलिए r इज इक्वल टू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए सी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। या फिर बेटा आप इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑलरेडी आपके पास a जो है वो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स था, यहाँ पर हमने देखा बेटा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब इन दोनों एक्सेलेरेशन को हम कंपेयर करेंगे और इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, कैंसिल होने के बाद रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के ओवर एम इंटू एक्स। और हम जानते हैं यहाँ पर ये एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, के ओवर एम। और अगर हम ओमेगा फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों साइड पर लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टू आइसोलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। और हम ये भी जानते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो 2 पाई एफ के बराबर होती है। कैसे, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पर थीटा बाय टी, जहाँ पर आप एक रेवोल्यूशन की बात करें तो थीटा 2 पाई और टाइम जो है वो टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ पर बेटा हमने इन दोनों ओमेगा को कंपेयर करना है, या फिर आप कह लें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करना है। तो क्या आएगा, 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे f इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम यहाँ पर आ जाएगी, साथ में ये 1 ओवर 2 पाई अलहदा मेंशन कर दिया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा आंसर, f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। तो यहाँ पर बेटा अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, हम जानते हैं टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बेटा इसको उल्टा कर दो, 1 ओवर 2 पाई को उल्टा किया तो बन गया 2 पाई। नेक्स्ट बेटा इसमें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज को उल्टा किया तो के ओवर एम बन गया एम ओवर के। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के। पॉइंट टू पॉइंटर आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है वो पेंडुलम क्लॉक कह लें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 7 है, 2 तो इसमें से बेटा आपकी बुक में जो मेंशन है एग्जांपल 14.1 वही से हैं।
A particle executing simple harmonic motion has an angular frequency omega 2 रेडियन पर सेकेंड, इट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी विल बी। तो यहाँ पर हम जानते हैं ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई एफ के। और हम ये भी जानते हैं अगर एफ को निकालें तो 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। और अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करें जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर पाई हर्ट्ज। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम, ये भी बेटा एग्जांपल 14.1 में से, यदि टाइम पीरियड टी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड विल बी। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और इसमें बेटा अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड पुट करें यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल टू, कैसे, टाइम पीरियड इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ओमेगा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी का फार्मूला बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। और अगर आप वैल्यू पुट करें 2 पाई वैसे का वैसे, ओमेगा की जगह 2 गिवन है, 2 पुट किया तो 2 कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा पाई सेकेंड्स। नेक्स्ट बेटा हम इसमें देखते हैं थर्ड एमसीक्यू, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन पोजीशन से हमेशा अवे होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ है क्योंकि ये सेंट्रल सीकिंग एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, एक्सेलेरेशन इनसाइड, या फिर आप कह लें दूसरे एंड पर डिस्प्लेसमेंट फिर से बाहर की तरफ और एक्सेलेरेशन इनसाइड हो जाता है। इट मीन्स कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट रहते हैं, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक वाइब्रेशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप कह सकते हैं ईसीजी, ईसीजी के अंदर बेटा आप कह लें कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, हालांकि उसमें ऑसिलेशन होती है। उसकी रीजन, रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जब तक ये बेटा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स इंटायरली अपॉन दी, आप कह सकते हैं कि ये हमेशा डिपेंड करेगा स्प्रिंग की नेचर और शेप के ऊपर, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा बी, फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट आ जाएगा, इफ द मास m अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स व्हाइल कीपिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, यानी कि के सेम रहे, द टाइम पीरियड टी विल बी। तो यहाँ पर बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैस को हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के। तो इसमें बेटा एम की जगह क्या पुट करना है, 4m, तो यहाँ पर ये 4 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर इस 2 को हम सेपरेट करें तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो हम कह सकते हैं अंदर वाली जो वैल्यू है वो दोबारा से पुराने वाले टाइम पीरियड के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो नया टाइम पीरियड होगा वो 2 टाइम्स ग्रेटर होगा, तो आंसर होगा सी, डबल। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो करेक्ट रिलेशन क्या आता है, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।